बिहार विधानसभा चुनाव के कुछ दिन बचे हुए हैं। सारी पार्टियां जो है शिरकत कर रही है जनता के बीच में। कहीं जनता अपने जो प्रतिनिधि हैं उनको खदेड़ रही है, कहीं उनसे सवाल कर रही है, प्रतिनिधि भाग रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं और सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं श्रीराम पिंगले जी। सर, सबसे पहले बहुत स्वागत है सर। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद आपका जी। और बिहार की सारी जनता को आपके माध्यम से मैं दिवाली और ये छठ पूजा पर्व की शुभकामनाएं देता हूं। और ये जो जन सुराज का यहाँ पर एफर्ट चल रहा है, इसमें जो भी अपना योगदान है एक अच्छे हेतु से हम यहाँ करने आए हैं। क्या जरूरत पड़ी? आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, दिल्ली में रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट में आप एडवोकेट हैं। इन सारी चीजों को छोड़ के जन सुराज ज्वाइन करने का क्या आपके दिमाग में ख्याल है? बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। ऐसा है कि जन सुराज जो है ना, हमें जो लगता है, हम देखिए 45 साल की उम्र तक जो देखे हैं वो इलेक्शंस होते रहते हैं, कोई पार्टी आती है, कोई पार्टी बदल जाती है, लेकिन कोई भी विकास के मुद्दे पे इस तरीके से ठोस तरीके से आज तक ना प्रॉमिस किया है ना कभी हुआ है। हमें ऐसा लगता है कि 1947 में देश को स्वतंत्रता तो मिला, लेकिन जो एक्चुअल फ्रीडम मिलेगा उसके लिए जो जरूरी है वो बिहार में होने जा रहा है। कैसे मिलेगा? विकास से मिलेगा, डेवलपमेंट से मिलेगा। तो ये जो प्रशांत किशोर जी बात करते हैं या जन सुराज की जो उन्होंने नींव रखी है, ये पूरी डेवलपमेंट को लेके है। डेवलपमेंट का उसका बेसिस है। आप देखिए उनके एजेंडा को देखिए कि क्या कहते हैं, शिक्षा उनकी सबसे ज्यादा प्राथमिकता है, होनी चाहिए। क्योंकि आज भी बिहार में और कम ज्यादा पैमाने पे कई सारे राज्यों में यही शिक्षा की हालत है। तो उसको बदलने के लिए आपने क्या किया है? इनके पास क्लियर विजन है। ये कहते हैं जब तक सरकारी स्कूल सुधरते नहीं हैं तब तक हम बच्चों को प्राइवेट स्कूल में जाने के पैसे देंगे। कितना बहुत ही वेलकम स्टेप है। दिस इज हाउ इट शुड बी, ये हमें लगता है। तो ये एक विचार है। दूसरा विचार है कि पलायन को रोकना। अब पूरी दुनिया देश जानता है कि बिहार से लोगों को रोजगार हेतु बाहर जाना पड़ता है। महाराष्ट्र भी जाना पड़ता है, गुजरात भी जाना पड़ता है, पंजाब भी जाना पड़ता है। ये रोकने के लिए आज तक किसी ने बात तक की है? प्रधानमंत्री मोदी जी भी यहाँ आते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से बताते हैं कि गुजरात में कैसे डेवलपमेंट हो रही है और यहाँ के युवाओं को वहाँ कैसे अपॉर्चुनिटी है काम करने की। तो यहाँ कब अपॉर्चुनिटी मिलेगी? तो ये पलायनवाद को रोकने के लिए इनके पास ठोस एजेंडा है। ये कहते हैं कि हम लोगों को ऋण देंगे, वो 4% से ऋण देंगे तो अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और बड़ी सिंपल सी बात उन्होंने रखी है सामने कि 1 लाख करोड़ रुपए अगर देंगे और उसका 6% का इम्पैक्ट अगर स्टेट को बियर करना पड़ा तो 6,000 करोड़ रुपए का एडिशनल बोझ पड़ेगा 3 लाख करोड़ रुपए के बजट पे। बड़ी लॉजिकल जायज सी बात करते हैं, ये कैलकुलेटिव बात करते हैं। हाँ। मतलब ऐसे हवाई बात नहीं करते हैं। हाँ, बिल्कुल प्रशांत की बात आप कर लें या जनसुराज का जो एजेंडा है उसकी बात कर रहे हैं। अब एक सवाल ये रहेगा कि बिहार में जिस तरीके से दागी नेता इन द सेंस कि जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं, बहुत सारे उनपे धाराएं लगी हुई है। मान लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की बात मैं कर रहा हूँ, उनपे बहुत सारे केसेस हैं। लैंड फॉर जॉब के मामले में भी वो है और बहुत सारे केसेस चल रहे हैं। लालू प्रसाद यादव जी वो मुख्यमंत्री रहे। तो इस तरह के जो नेता हैं, आप एक एडवोकेट हैं, ये बताइए कि लोकतंत्र में इस तरह के जो नेता हैं उन पे सुनवाई होने के बाद जो चीज होंगी वो तो ठीक है होंगी, लेकिन अभी जब वो चुनाव में लड़ रहे हैं फिर भी जनता उनके पीछे रहती है। कुछ कहना चाहिए जनता से इस चुनाव को लेकर? देखिए, जनता के अज्ञान को आप इस तरीके से मिसयूज कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी गलत बात है। ऐसे नेताओं को तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि जेल में होना चाहिए, लेकिन वो तो विधिमंडल में बैठ रहे हैं, कानून खुद बना रहे हैं। लेकिन ये कब तक था? जब तक कोई सशक्त विकल्प आपके सामने नहीं था। आज आपके सामने, बिहार के सामने एक बहुत बड़ा सशक्त विकल्प सामने आया है। तो आज बिहार में रहने वाले लोग, बिहार से बाहर जाकर काम करने वाले लोग, बिहार से पढ़ लिख कर बाहर काम करने वाले अच्छे पद पर जो लोग हैं, इन सब ने सोचना चाहिए कि मेरा उत्तरदायित्व क्या है, कि मैं अपने घर परिवार में, रिश्तेदारों में, सब में ये बात समझाऊं
कि एक अगर अच्छा सशक्त विकल्प मिल रहा है तो उसे चुनना हमारा फर्ज है, नहीं तो ये अंधेरा कायम रहेगा। अच्छा एक बात बताइए, बिहार में जिस तरीके से जाति को लेकर डिस्क्रिमिनेशन होती है, जातियां बटी हुई है, और महाराष्ट्र से आप बिलोंग करते थे, एक सवाल मेरे मन में आया कि भाषा और जाति को लेके महाराष्ट्र में भी देखने को मिला कि बिहारियों को बोला जाता है कि आप महाराष्ट्रियन सीखो, भाषा को सीखो। इन चीजों को आप कैसे देखते हैं? देखिए ऐसा है, हर हर क्षेत्र में अपना अपना चुनावी एजेंडा चलाने वाले लोग होते हैं। महाराष्ट्र में भी आप देखिए, बॉम्बे में क्यों ये मुद्दा है, क्योंकि बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है उसका जो बजट है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के बजट के बराबर है। वहां पर अगर किसी विधायक को एक साल में 5 करोड़ रुपए मिलते हैं तो वहां के बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कॉर्पोरेटर को 7 करोड़ रुपया मिलता है एक साल। तो ये सारा इकोनॉमिक्स है, और इसके लिए भाषा का मुद्दा उठाना, प्रांत का मुद्दा उठाना, ये एक बात है। देखिए ऐसा है, इसके लिए आप कंस्ट्रक्टिव काम क्या कर रहे हैं? एक तरफ तो आप ऐसा भी सीन है वहां पर कि कुछ इंडस्ट्रीज है जहां पर सिर्फ यूपी और बिहार के लोग ही काम कर सकते हैं, महाराष्ट्रियन आदमी काम नहीं करता है, तो उसको तो आप कभी उजागर नहीं करेंगे। तो आप समझ लीजिए ये सारे पॉलिटिकल, ये टोटल पॉलिटिक्स है, इसमें कोई मतलब तथ्य नहीं है। वैसा कोई तथ्य नहीं है। जी जो वीडियोस आ गए हैं उसको लेके लोग मतलब उसको हाई तौर कर रहे हैं। जी बिल्कुल। अच्छा अब एक बात बताइए, बिहार का जो चुनाव हो रहा है, लास्ट अहम सवाल, अब बिहार का जो चुनाव हो रहा है, प्रशांत किशोर लगातार मेहनत कर रहे हैं, ग्राउंड पे कर रहे हैं, बहुत सारे जो बीजेपी के दागी नेता हैं उनको उजागर भी किए हैं। इसका प्रभाव क्या लगता है कि इस बार जो चुनाव में आप लोग को कितनी बड़ी जीत या कितना सक्सेस मिलेगा? देखिए ऐसा है, हम तो प्रशांत किशोर जी को ही फॉलो कर रहे हैं, और प्रशांत किशोर जी इस मामले में बहुत बड़े ज्ञानी हैं। तो वो जब कहते हैं कि हम 150 सीट लेके आएंगे तो 100% मुझे ये विश्वास है कि बिहार में जनसुराज 150 सीट लेके सरकार बना रही है। 100% बिल्कुल, मैं आप डंके की चोट पे आपको बता रहा हूँ कि जो माहौल है, क्योंकि देखिए ऐसा है, अगर आज बिहार नहीं जगा तो हर किसी को सोचना पड़ेगा कि एक अच्छा सशक्त विकल्प आया था सामने, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आई थी, उस बंदे को हम जानते थे, उसके क्रेडेंशियल्स जानते थे, और फिर हमने क्यों नहीं किया, तो वो दोष आप पर लगेगा, ना कि प्रशांत किशोर पर। और आपको हम बताते हैं कि प्रशांत किशोर जो है जिस तरीके से एफर्ट्स ले रहे हैं उसमें उन्होंने सारा अध्ययन भी किया है, सारे लोगों को जोड़ा भी है, सारी बातें समझ ली। अब आज बताइए कौन कैंडिडेट है, कौन पार्टी है जो ग्राम पंचायत लेवल 8000 ग्राम पंचायत का उन्होंने अध्ययन करके कि यहाँ पर ये काम होना चाहिए, उद्योग ये होना चाहिए, ये सोचा है। उनका एक आप प्लान देखिए कि नरेगा की जो वर्कर्स होते हैं उनको कृषि से जोड़ दिया जाएगा, कितनी बड़ी क्रांति इससे आ जाएगी। और उनका जो एटलीस्ट 15% कृषि को कन्वर्ट करना चाहते हैं कैश क्रॉप्स में, इससे क्या होगा, बिहार में पैसा आएगा, बिहार में उद्योग बढ़ेगा, बिहार में अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। ये सोचना चाहिए, ये हर किसी को सोचना चाहिए। और जिनकी सोचने की क्षमता नहीं है, जैसे महिलाओं के अकाउंट में पैसे डाले गए हैं, दिस इज टोटल करप्शन। आई एम सेइंग इट ऑन, मैं बिल्कुल आपके सामने समक्ष मीडिया में कह रहा हूं कि ये इस तरीके से इलेक्शन से पहले पैसे डालना, ये करप्शन है एक अलग लेवल का जो हो रहा है। लेकिन लोगों के अकाउंट में पैसे आए इसकी खुशी है, लेकिन इससे प्रभावित होकर इस बिहार की एक भी बहन ने प्रभावित होकर अपना वोट नहीं डालना चाहिए। ये मेरी पूरे बिहार से गुजारिश है, और इसका उत्तरदायित्व है उन युवाओं पे और उन लोगों पे जिनको समझ आई है कि ये इस तरीके से 10,000 रुपए 5 साल में एक बार आपको देंगे और 5 साल आपका शोषण करते रहेंगे, और आपको हमेशा के लिए अदर राज्यों में, दूसरे राज्यों में एक लेबर के रूप में काम करने के लिए छोड़ देंगे। ये बात आपको समझनी चाहिए, और इसका बहुत बड़े पैमाने पे आपको प्रचार प्रसार करके जागृति, जन जागरण करना चाहिए। धन्यवाद। तो दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट श्रीराम पिंगले को आप सुन रहे थे, और इन्होंने सारी बातें बेबाकी से रखी है। फिलहाल इस वीडियो खबर के माध्यम से आप अपने विचार हमारे साथ साझा कर सकते हैं। बने रहे हमारे साथ।